नमस्कार, मैं शालिनी पारस आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है पछतावा। आज फिर सुजाता ने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद बाजार की ओर रुख किया। पिछले 1 महीने से उसका यह नियम बन गया था। सतीश के फैक्ट्री जाने के बाद वह दोनों बच्चों मलय और कोमल को स्कूल छोड़ने जाती और सुबह 9 बजे तक घर का सारा काम निपटाने के बाद बाजार निकल जाती। बाजार में उसे कोई काम नहीं होता, वह बस कॉस्मेटिक शॉप में जाकर बैठती जहां महेश उसका इंतजार करता था। वह रोज उसके लिए टिफिन लेकर जाती और बच्चों के स्कूल से छुट्टी होने तक वो उसी शॉप में बैठी रहती। शुरू में तो वह जाने में हिचकिचाती थी, परंतु धीरे धीरे महेश उसकी आदत बन गया। वह उसे देखे बिना एक पल भी चैन से नहीं रह सकती थी। महेश उम्र में उससे 8 वर्ष छोटा 25 वर्ष का एक युवा नौजवान था और आजीविका हेतु कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम करता था। लगभग 1 महीने पहले जब सुजाता अपनी छोटी ननद की शादी तय हो जाने के कारण बाजार खरीदारी के लिए गई तो ननद को भी अपने साथ ले गई। दोनों ने कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सामान महेश की शॉप से ही खरीदा था। क्योंकि शादी के लिए शॉपिंग करनी थी तो कई बार उसकी शॉप पर दोनों का आना जाना हुआ। कई बार तो कुछ भूला हुआ सामान और कुछ बदलने के लिए भी उन्हें उस शॉप पर जाना पड़ा। बार बार उसकी दुकान पर जाने से महेश उन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखने लगा। उसकी बातचीत करने का तरीका, सामान को आसानी से बिना ना नुकुर करे वापस कर लेना और बाजार से कम दाम में सामान बेचना, यह सब उन दोनों को बहुत अच्छा लगा। ननद तो शादी करके ससुराल चली गई, परंतु सुजाता ने महेश की शॉप पर जाना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उनके बीच पनपी आत्मीयता ने दोस्ती का रूप ले लिया और फिर वे प्यार के रिश्ते में बंध गए। यह सब कुछ इतना अप्रत्यक्ष रूप से हुआ कि सुजाता को महसूस ही नहीं हुआ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे तो बस एक ही धुन थी कि किसी तरह पति और बच्चों को तैयार करके भेजे और महेश से मिलने पहुंच जाए। इधर उसने कुछ सजना संवरना भी शुरू कर दिया था। पति सतीश ने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो उसे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था, परंतु सुजाता के चरित्र के प्रति उसे कोई संदेह नहीं हुआ। वह नियमित रूप से अपने परिवार के लिए खाना बनाती और सबका ठीक प्रकार से ध्यान रखती थी। एक दिन सतीश ने फैक्ट्री से छुट्टी लेकर घर में रुकना चाहा तो सुजाता ने पैसों की तंगी का बहाना बनाकर उसे काम पर भेज दिया। वह महेश को बिना मिले एक दिन भी नहीं रहना चाहती थी। महेश भी उसे समय समय पर सौंदर्य प्रसाधन और आर्टिफिशियल ज्वेलरी उपहार में देता रहता। धीरे धीरे सुजाता के मन में यह बात घर करने लगी कि महेश उसे सतीश से ज्यादा प्यार करता है और उसकी परवाह भी करता है। कई बार सतीश ने उसके चेहरे पर वो खुशी और शरीर पर पड़े नए गहनों को देखा तो उसे टोका, पर सुजाता ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके संदेह को हटाने का प्रयास किया। धीरे धीरे सुजाता के रोज घर से गायब रहने की खबर सतीश के कानों में पहुंची तो उसने इसका कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन वह फैक्ट्री से छुट्टी लेने के बाद भी सुबह की तरह ही निकल गया और फैक्ट्री न जाकर घर के पास ही कहीं बैठ गया ताकि जान सके कि सुजाता रोज कहाँ जाती है। सुजाता इस स्थिति से अनजान रोज की तरह बच्चों को स्कूल छोड़कर महेश से मिलने के लिए चल दी। सतीश ने उसका पीछा करना शुरू किया। सुजाता रोज की तरह बाजार स्थित उस कॉस्मेटिक शॉप में जाकर बैठ गई। पहले तो उसने सोचा यह सब सामान्य है, पर तभी उसने देखा कि एक नौजवान आया और उसने एकदम उसके समीप आकर बैठ गया। सुजाता ने अपने बैग से एक टिफिन वाला डब्बा निकाला और उसको पकड़ाया तो उसने डब्बा पकड़ते हुए उसका हाथ चूम लिया और फिर उसे गले से लगा लिया। सतीश के पैरों से तो जमीन खिसक गई। वह ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार नहीं था। उसे शक था कि सुजाता कहीं काम करने जाती है और वह उन्हीं पैसों से अपना खर्च उठाती है, परंतु यह दृश्य उसे देखना पड़ेगा ऐसी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। खून के घुट पीकर वह चुपचाप वहां से चला आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम को उसी समय घर पहुंचा जिस समय रोज फैक्ट्री से घर पहुंचता था। सामान्य दिनों की भांति सुजाता ने उसे पानी का गिलास दिया, फिर पानी पीकर वह चुपचाप बच्चों के पास आकर बैठ गया। सुजाता ने सबके लिए खाना बनाया और फिर पूरे परिवार ने साथ में खाना खाया। बच्चे थोड़ी देर खेलकर सो गए। कुछ समय के बाद अचानक सतीश को खांसी आने लगी। थोड़ी देर तक जब उसे आराम नहीं मिला तो सुजाता ने घर के निकट एक मेडिकल स्टोर से दवा लानी चाहिए, पर सतीश ने यह कहकर मना कर दिया कि सुबह वह फैक्ट्री वाले डॉक्टर को दिखाकर ही दवा खाएगा। थोड़ी देर में उसकी खांसी बंद हो गई। सुजाता भी दूसरी ओर मुंह करके चादर ओढ़कर सो गई। सतीश को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सुजाता को उसने किसी और से गले लगते हुए देखा। अनमने मन से वह दूसरी ओर मुंह करे लेटा था। दूसरे दिन फिर से वही दिनचर्या प्रारंभ हुई। बच्चे स्कूल गए और सुजाता बाजार। सतीश ने आज फैक्ट्री में अपनी उपस्थिति तो दी, पर उसका कोई काम करने में मन नहीं लग रहा था। खांसी फिर से आने लगी। इस बार तो खांसते खांसते उसका दम ही निकला जा रहा था। आंखें लाल हो गई और सांस भी फूलने लगी। सतीश के दोस्त रमन ने उसे अपने साथ ले जाकर फैक्ट्री में बने अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे कुछ जांचें करवाने की सलाह दी और दूसरे दिन रिपोर्ट दिखाने को कहा। सतीश का मन जांच कराने का बिल्कुल भी नहीं था, परंतु रमन की जिद के आगे उसकी एक भी न चली और उसे वो सारी जांचें करवानी पड़ी। जांच रिपोर्ट रमन ने अपने पास ही रखी, फिर साइकिल से उसे उसके घर छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। आज शरीर कुछ थका सा था और तबीयत भी खराब लग रही थी सतीश की।
घर पहुंचकर उसने ना तो बच्चों से बात की और न ठीक से रात का खाना खाया। रात में सबके सोने के बाद सतीश ने रमन को कॉल करके अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछा तो रमन ने कहा सुबह मिलकर बात करेंगे। सतीश सुजाता के बिना बात किए दूसरी तरफ मुंह लेटे करके सोया था। विचारों के उथल पुथल के बीच उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह बिना टिफिन लिए और बिना नाश्ता किए ही वो फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। सुजाता ने उससे बात करने की कोशिश की परंतु उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फैक्ट्री पहुंचने पर रमन ने उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा उसे टीबी है और वो भी गंभीर स्तर की। यह सुनकर सतीश का मन भारी हो गया। 2 छोटे बच्चे, कच्ची गृहस्थी और उस पर यह बीमारी, वह परेशान रहने लगा। लंच के समय जब रमन खाना खाने बैठा तो उसने बुझे हुए चेहरे को देखकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। बीमारी के कारण उसकी भूख मर गई थी। खाना कहाँ है? रमन ने सवाल किया तो सतीश के कुछ कहने के पहले ही पीछे से आवाज आई, यह है भाई जी का टिफिन। फैक्ट्री के दूसरे साथी राजा ने टिफिन बढ़ाते हुए कहा। सतीश ने बड़ी अचरज से उसकी ओर देखा तो वह बोला, भाई भाभी दे गई है अभी, बोली तुम लाना भूल गए थे। दरअसल सुजाता ने सतीश और रमन के बीच हुई बातचीत को सुन लिया था और जान गई थी कि सतीश को गंभीर स्तर की टीबी है। वह गलत ही सही पर पति के प्रति इतनी संवेदना तो रखती ही थी कि उसकी बीमारी सुनकर वह दुखी हो गई। आज उसने महेश से भी ना मिलने का निश्चय किया। यही सोचकर वह फैक्ट्री से निकलकर सीधे घर जा रही थी। अभी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि एक बाइक आकर उसके पास रुकी। उसने चौंक कर देखा तो उसमें महेश बैठा था। वह जबरन उसे बाइक में बैठने के लिए बोलने लगा। न चाहते हुए वह उसके साथ बाइक में बैठ गई। रास्ते में महेश ने उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बातें सच सच बता दी। महेश का शैतानी दिमाग जाग उठा। चोर तो उसके मन में पहले से ही था, अब वह और शातिर हो गया। महेश का मुख्य उद्देश्य सुजाता को बहला फुसलाकर उसका मकान हथियाना था और इसी वजह से वह उसे तरह तरह से खुश करने की कोशिश करता था। उसने धीरे धीरे सुजाता के मन में यह बात भरनी शुरू कर दी कि अगर वह अपने पति को छोड़ दे तो वह उसके साथ ज्यादा खुश रहेगी। उसने सतीश की बीमारी जानने के बाद धीरे धीरे से सुजाता के घर आना भी शुरू कर दिया था। इससे पहले वह बहाना बनाकर आता था परंतु धीरे धीरे उसकी वह हिचक भी कम होती गई। एक बार सतीश और सुजाता के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ, फिर तो यह आए दिन होने लगा। इधर सतीश की बीमारी बढ़ रही थी और उधर महेश का आना जाना भी। बच्चे धीरे धीरे इस बारे में जान गए। एक दिन तो महेश सतीश के सामने ही सुजाता से मिलने उसके घर आ गया और फिर क्या, दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ और इस झगड़े की वजह से सतीश ने सुजाता को महेश के दोबारा मिलने पर रोक लगा दी। पूरे 10 दिन का मेडिकल लेकर वह घर आ गया। सुजाता के साथ पूरे दिन वह घर पर रहने लगा। पूरे दिन सतीश के रहने से महेश को आने में परेशानी होने लगी। फिर दोनों फोन पर बात करने शुरू कर दिए। एक दिन सतीश ने सुजाता को महेश के साथ फोन पर बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। महेश ने फोन पर दूसरी ओर सारी बातें सुन ली और सतीश को रास्ते से हटाने का निश्चय किया। अब बस एक ही काम रह गया था, सुजाता को किसी तरह उसके पति की हत्या के लिए तैयार करना। लोहा गर्म था, सुजाता फूट फूट कर रो रही थी। महेश ने तुरंत ही उससे मिलने का निश्चय किया ताकि वह उसे पति के खिलाफ भड़का सके। खिड़की के रास्ते वह उसके कमरे में घुस गया और सुजाता से मीठी मीठी बात करके उसको बहलाने लगा। सुजाता चोट खाई स्त्री की भांति क्रोध में भरी बैठी थी। उसे देखते ही वह उसके गले लग गई। भावनाओं के ज्वार भाटे के बीच उसकी बुद्धि क्षीण हो गई थी। सतीश ने दोनों को एक साथ कमरे में देखा तो वह आग बबूला हो उठा और महेश को मारने दौड़ा। दोनों में हाथापाई होने लगी। बच्चे स्कूल जा चुके थे तो घर में ये 3 व्यक्ति ही मौजूद थे। बीमारी के कारण सतीश का शरीर दुर्बल हो चुका था परंतु क्रोध ने उसके शरीर को ऊर्जावान बना दिया था। काफी देर तक दोनों के बीच हाथापाई होती रही। जब सुजाता को लगा कि यह राज सबके सामने खुल जाएगा तो उसने सतीश का हाथ पकड़ लिया। महेश ने मौका पाते ही उसकी गर्दन जकड़ ली और थोड़ी देर में दम घुटने से सतीश की मृत्यु हो गई। महेश ने उसे उसी हालत में छोड़ा और वहां से भाग गया। सुजाता भी अब तक होश में आ चुकी थी। क्रोध का प्रभाव अब उसके ऊपर से कम हो रहा था। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, पर जो होना था वो तो हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले उसने सतीश को चादर उड़ा दी और यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि वह सो रहा है। बच्चे आए, पापा के पास आकर उन्हें जगाने की कोशिश करने लगे परंतु वे नहीं उठे। सुजाता घबराकर महेश की शॉप में पहुंची तो वहां पहुंचकर उसने जो सुना उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महेश शराब का गिलास लिए अपने दोस्तों के बीच बैठा और उनसे कह रहा था, आज मैंने अपने रास्ते के पत्थर को हटा दिया और अब जल्दी ही उस बेवकूफ़ सुजाता से शादी करूंगा, फिर उसे भी धोखा देकर उसके मकान पर कब्जा करूंगा और उसे बेघर कर दूंगा। उसके बाद तो यार बस मकान मेरा हो जाएगा और जिसके लिए मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा था और उस पागल औरत को बर्दाश्त कर रहा था, अब वो सफल हो गया। अब बस थोड़े दिन और फिर सब कुछ मेरा। इतना कहकर महेश जोर जोर से हंसने लगा।
सुजाता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी के लिए उसने अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया, वह आदमी उससे उसका घर और उसका सब कुछ अपने नाम करवाने की बात कर रहा था। वह थके कदमों से वापस आई और पुलिस को फोन लगाया। मैंने अपने पति को मार दिया, नाम सुजाता, 331 फैक्ट्री वाली गली। फिर उसने अपनी ननद को फोन किया और कहा, आओ और अपनी अमानत ली जाओ। पुलिस के पहुंचते पहुंचते उसकी ननद भी आ गई थी। सबके सामने उसने अपना जुर्म कबूल किया और महेश का भी पता बताया। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि उसके बच्चों के भविष्य में कभी भी उसके सामने न लाया जाए। वह इस कलंक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मन में केवल एक ही चीज शेष थी, और वह था पछतावा, अपना सब कुछ खोने का और अपने हाथों सब कुछ बर्बाद कर देने का। उधर सतीश की अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी और इधर सुजाता पुलिस की जीप में बैठकर बहुत दूर जा रही थी, बहुत दूर, हमेशा के लिए अपने बच्चों